पुलिस ने हाल ही में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम का पर्दाफाश किया है। तो चलिए इस 400 करोड़ रुपए के फ्रॉड की पूरी अनाटमी को समझने की कोशिश करते हैं। एक डॉक्टर, एक सरकारी उस्ताद और एक पूरे मुल्क में फैला हुआ फ्रॉड। आखिर इन सब का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? यही तो वो सवाल है जो इस पूरे केस को इतना अजीब और हैरानकुन बना देता है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? इस हाई रिटर्न ट्रैप की इब्तिदा कैसे होती है? अक्सर इसकी शुरुआत एक ऐसे इश्तिहार से होती है जो कम वक्त में बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा करता है, और बस यहीं से कहानी शुरू होती है। इसका तरीक़ाकार बहुत ही सिंपल रखा गया था। देखें, लोग paisawallet.com जैसी वेबसाइट्स पर इश्तिहार देखते थे, फिर एक क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे भेजते और फिर अपनी आंखों के सामने एक फर्जी ऐप में अपना प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखते। लेकिन जिस लम्हे वो अपने पैसे निकालने की कोशिश करते, सब कुछ फूफ गायब हो जाता। तो फिर सवाल यह है कि जब कोई अपना पैसा खो देता है तो वो पैसा जाता कहाँ है? चलिए इस क्रूक्ड मनी के रास्ते को फॉलो करते हैं और इस धोखे के पूरे पाथ को समझते हैं। पुलिस के मुताबिक इस पूरे स्कैम का अंदाजा 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सोचिएगा इस रकम के बारे में। ये इस फ्रॉड के स्केल को, इसकी पैमाने को साफ साफ जाहिर करती है। और यह पैसा गायब कैसे होता था? इसका रास्ता बहुत ही होशियारी से बनाया गया था। सबसे पहले विक्टिम के पैसे जम्मू कश्मीर के बैंक अकाउंट्स में जाते थे। वहां से सिर्फ कुछ ही घंटों में उन्हें दिल्ली और हरियाणा जैसे बड़े हब्स में ट्रांसफर कर दिया जाता। इसके बाद शुरू होता था लेयरिंग का प्रोसेस, यानी पैसे को इतने ज्यादा अकाउंट से गुजारा जाता कि उसकी असल जगह का पता ही ना चले। और आखिर में यह सारा पैसा मुल्क से बाहर इस स्कैम के मास्टरमाइंड्स तक पहुंचा दिया जाता। अब वक्त है इस फ्रॉड के पीछे जो मास्टरमाइंड्स थे, जो आर्किटेक्ट्स थे, उनसे मिलने का। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, बल्कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। इस पूरे गिरोह का सरगना या मास्टरमाइंड हरियाणा का एकांत योगदत्त था, लेकिन वो डॉक्टर माफिन के नाम से काम करता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो पेशे से एक MBBS डॉक्टर है। उसने आगे कश्मीर में अपने रीजनल हेड्स बनाए हुए थे, जो डॉक्टर एल्बर्ट और डॉक्टर मार्टिन जैसे फर्जी नाम यूज करते थे। और इस नेटवर्क की जड़ें बहुत गहरी थीं। उन्होंने गांव की सतह तक, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक एजेंट्स की एक पूरी फौज भर्ती की हुई थी। और इनका काम क्या था? सिर्फ लोगों से उनके बैंक अकाउंट्स हासिल करना। ये एक पिरामिड स्कीम की तरह था जो बिल्कुल नीचे तक फैला हुआ था। अब एक नंबर देखिए, 575, 575। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस फ्रॉड के पैमाने की एक ऐसी मिसाल है जो हिलाकर रख देती है। और इसका ताल्लुक एक ऐसे शख्स से है जिस पर कोई शायद ही कभी शक करे। ये 575 वो क्यूआर कोड्स हैं जो बारामूला के एक सरकारी उस्ताद ने बैंक के मुलाजिमीन के साथ मिलकर इस फ्रॉड के लिए अपलोड किए। जरा सोचिए, एक उस्ताद जिसका काम नई नस्ल को सही और गलत सिखाना है, वो खुद इस जुर्म के जाल में एक अहम हिस्सा बना हुआ था। एक और नंबर है 40। और ये नंबर बताता है कि ये फ्रॉड सिर्फ कुछ क्रिमिनल्स की वजह से नहीं हो रहा था, बल्कि इसमें हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियां भी शामिल थीं। सिर्फ एक शख्स ने 40 अलग अलग बैंक अकाउंट्स खोले। पुलिस का कहना है कि यह सीधा बैंकों की निगरानी में एक बहुत बड़ी नाकामी है, एक ऐसी खामी जिसने इन लोगों को इतने बड़े पैमाने पर काम करने का मौका दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती। तो अब देखते हैं कि पुलिस ने आखिर इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा और इसके पीछे जो लोग थे उन तक कैसे पहुंची। इस पूरी कहानी का अंजाम शुरू हुआ सफापोरा में एक आम आदमी की शिकायत से। उसने रिपोर्ट किया कि उसके बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। बस फिर क्या था, पुलिस ने पैसों के ट्रेल और टेलीग्राम ग्रुप्स पर कम्युनिकेशन को ट्रेस करना शुरू किया। जल्द ही इसका मास्टरमाइंड डॉक्टर माफिन जब चाइना से वापस आ रहा था तो उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया और एक और अहम आदमी यावर उसको चंडीगढ़ से पकड़ा गया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, और वो बहुत अहम है। उन लोगों का क्या जिन्होंने चंद हजार रुपए के लिए अपने बैंक अकाउंट्स इन क्रिमिनल्स को दे दिए? इसमें शामिल होने की, इस पार्टिसिपेशन की असल कीमत क्या है? अक्सर लोग ये सोचते हैं, अरे ये तो सिर्फ एक मूले अकाउंट है, थोड़े से पैसे कमाने का एक आसान सा बेजरा सा तरीका है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असल में ऐसा करके लोग एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइम में शरीके जुर्म बन जाते हैं। और इस मामले पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने वाज़े तौर पर वार्न किया है।
उनका कहना है लोग इस जुर्म का हिस्सा बन रहे हैं और उन्हें इनकम टैक्स, ईडी और दूसरी एजेंसीज की तरफ से नोटिस का सामना करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही संजीदा वार्निंग है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक अहम सवाल पर लाके खड़ा करती है। जब भी कोई ऑफर इतनी अच्छी लगे कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो, तो उसकी असल कीमत कौन चुकाता है? सिर्फ वो नहीं जो सीधा शिकार होता है, बल्कि वो सब लोग भी जो थोड़े से लालच में आकर इस जुर्म का हिस्सा बन जाते हैं।